आप सभी का अपनी इस आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों का। तो एल्किल हैलाइड बनाने की कुल विधियां अपने पास 3 होती हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहला विधि होती है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से दूसरा अपने पास जो विधि है, दूसरी विधि हम लेते हैं यहाँ पर हैलोजन विनिमय से। तो हैलोजन विनिमय से तीसरी विधि हम लेंगे यहाँ पर अल्कोहल से। तो कुल मिलाकर के हम 3 भागों में इसको डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, जिसमें आज की जो क्लास रहेगी वो आज की क्लास हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बनाने पर रहेगी। इससे अगली क्लास में हम इन 2 विधियों का अध्ययन करेंगे। तो आज अपनी क्लास हम शुरू करते हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों से। एल्किल हैलाइड बनाने की हाइड्रोकार्बन विधि है, उससे हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो अपने शुरू करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो एल्केन का हैलोजनीकरण करवा करके हम बनाएंगे। तो एल्केन का हैलोजनीकरण करवा करके कैसे एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। अगर मान लो अपने पास कोई भी एल्किल हैलाइड बनाना है, तो ये मान लो एल्केन है, इसका हम क्लोरीनीकरण करवा देते हैं। क्लोरीनीकरण करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या HNO की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और हैलोजन लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। लेकिन इस विधि के अंदर कोई एक प्रकार का उत्पाद नहीं बनता, कई प्रकार के उत्पादों का मिश्रण बनता है। जैसे ये मेथेन है, मेथेन का हमने क्लोरीनीकरण करवा दिया। तो यहाँ पर जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रखी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक क्लोरीन लग जाएगा। फिर वापस से क्लोरीन की क्रिया होगी, तो वापस से HCl हट जाएगा, CH2Cl2 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर से क्लोरीन की क्रिया होगी, तो यहाँ पर HCl हट जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। और फिर से क्लोरीन की क्रिया होगी, तो यहाँ पर CCl4 बन जाएगा। तो ये जो विधि है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन का क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण करवाया जाता है, तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। लेकिन इस विधि में किसी एक उत्पाद का निर्माण न होकर के इसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह के पॉली हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं, और इसे फिर शुद्ध करना या इनको अलग करना एक कठिन कार्य हो जाता है। तो इस विधि में ये कुछ इसकी कमियां मान लो कि इसमें हम एक साथ कई चीज़ों का मिश्रण बनता है, कई हैलोजन व्युत्पन्न का अपने पास मिश्रण प्राप्त होता है। अब इसके संबंध में कुछ तथ्य हैं, उनको भी जान लेते हैं। कुछ जानने योग्य बातें हैं यहाँ पर, उनको भी जानना जरूरी है। तो देखिएगा, इस अभिक्रिया के लिए विभिन्न हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम जो है वो ये रहता है। विभिन्न हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार रहता है कि फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, क्लोरीन उससे कम क्रियाशील, ब्रोमीन उससे कम क्रियाशील, आयोडीन सबसे कम क्रियाशील होता है। तो फ्लोरीन की यहाँ अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण फ्लोरो एल्केन बनाना भी यहाँ पर संभव नहीं हो पाता। इस विधि से एल्किल फ्लोराइड नहीं बनाए जाते, क्योंकि फ्लोरीन की क्या है, अत्यधिक क्रियाशीलता होती है। इस विधि से आयोडो एल्केन बनाने के लिए भी उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आयोडो एल्केन बनानी भी पड़े हमें, तो हम इस अभिक्रिया में HNO3 या HiO3 जैसे ऑक्सीकारक काम में लेते हैं। अब क्यों काम में लेते हैं वो देखो, क्योंकि अगर हम एल्केन की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करवाते हैं, तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकार की होती है, रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है। तो इसमें हमें HNO3 या HiO3 जैसे ऑक्सीकारक काम में लेने पड़ते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा और अपनी डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, एल्केन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं आयोडीन के साथ में। आयोडीन के साथ में जब रिएक्शन होती है
तो ये उत्क्रमणीय प्रकार की रिएक्शन होगी और इस प्रकार से यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। अब उत्क्रमणीय प्रकार की रिएक्शन में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में थोड़ी देर बाद में साम्य अवस्था आ जाती है और साम्य अवस्था आने पर उत्पाद की मात्रा है वो नियत हो जाती है, समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो हमें उत्पाद ज़्यादा प्राप्त करने, ज़्यादा उत्पाद बनाने के लिए अपने क्या करते हैं कि ये जो HI बना हुआ है इस HI का ऑक्सीकरण करवा देते हैं HNO3 या HiO3 जैसे ऑक्सीकारक से। इस तरह के ऑक्सीकारक से हम क्या करवाते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहाँ से ये एक तो I2 अलग हो जाएगा, I2 आ जाएगा और साथ में यहाँ पर 3 अणु जल के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जब HNO3 या HiO3 जैसे ऑक्सीकारक मिलाते हैं तो यहाँ HI का ऑक्सीकरण हो जाता है I2 में और I2 अभिक्रिया में फिर से काम आ जाएगा। तो इस प्रकार HNO3 या HiO3 मिलाने से आइडो एल्केन का निर्माण हो सकता है। तो ऐसे आइडो एल्केन बनाने के लिए HiO3 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एल्कीन पर HX के योग से, एल्कीन पर अगर हम HX का योग कराते हैं, मान लो अपने पास कोई भी एल्कीन है, जैसे ये एल्कीन है और इस एल्कीन पर हम HX का योग कराते हैं, HX HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, इस तरह के। तो यहाँ पर देखते हैं ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में, एक कार्बन पर हेलोजन, एक कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो एक कार्बन पर यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, एक कार्बन पर आ जाएगा हेलोजन, ये बन जाएगा। तो ये मान लो एथीन था अपने पास, एथीन से ये क्या बन गया, क्लोरो एथेन बन गया। ये यहाँ पर क्लोरो एथेन बन गया, तो ये क्लोरो एथेन बन जाता है। ऐसे ही मान लो अपने पास कोई भी और रिएक्शन हम देखें तो CH3 CH डबल बंद CH3, इसके साथ में अपने को HBr ऐड करना है, HBr का एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक कार्बन पर हम H लगाएंगे, एक पर Br लगाएंगे। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से पूरी हो जाएगी, एक पर H आ जाएगा, एक पर यहाँ पर Br आ जाएगा, ऐसे पूरी हो जाएगी। तो अब देखो इसमें ये यहाँ पर क्या था, ब्यूट 2 था और ब्यूट 2 से ये अपने पास बन गया 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गया। अब इस अभिक्रिया में यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, देखिएगा, असममित एल्कीन पर HX का योग मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। तो ये अभी तक जो अभिक्रियाएं हम देख रहे थे, ये अभिक्रियाएं जिसमें सममित एल्कीन थी, ये जो है ये सममित एल्कीन है, ये भी सममित एल्कीन है, डबल बंध के दोनों साइड में कार्बन परमाणु समान है, तो ये सममित एल्कीन है। लेकिन अगर हम असममित एल्कीन पर HX का योग करेंगे तो मार्कोनिकोव नियमानुसार योग होता है। मार्कोनिकोव नियम क्या है समझ लेते हैं। मार्कोनिकोव नियम, अगर हम किसी असममित एल्कीन पर, मान लो ये असममित एल्कीन है और इसके ऊपर हम HX का योग करवा रहे हैं, HX का योग करवा रहे हैं, जैसे HBr का, HCl का, इस टाइप का योग करवा रहे हैं, तो यहाँ पर देखना है मार्कोनिकोव नियम। असममित एल्कीन पर HX का योग कराया जाता है तो ऋणात्मक भाग यानी हैलाइड वाला उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तथा धनात्मक भाग H+ आयन उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है वो अधिक हाइड्रोजन पे जुड़ जाएगा और ये क्लोरीन है वो कम वाले पर जुड़ जाएगा। ऋणात्मक भाग है वो कम हाइड्रोजन वाले द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है और हाइड्रोजन या धनात्मक भाग है वो उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो इस प्रकार इसमें उत्पाद क्या बनने वाला है, उत्पाद इस प्रकार बनेगा CH3 CH क्लोरीन और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो ये
प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट हमने लिया है वो यहाँ पर है प्रोपीन। प्रोपीन पर HCl का योग करवा रहे हैं, तो यहाँ पर अपने पास उत्पाद बन रहा है 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन 2-क्लोरोप्रोपेन यहाँ उत्पाद के रूप में अपने पास आ रहा है। अब यहाँ कुछ और भी इसमें तथ्य बनते हैं जो अपने को जानने चाहिए। अगर हम एंटी मार्कोनिकोव नियम की बात करें तो एंटी मार्कोनिकोव नियम कब लागू होता है? जब असममित एल्कीन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग करवाया जाता है तो उत्पाद प्रति मार्कोनिकोव नियमानुसार प्राप्त होता है। इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। अगर अपने पास असममित एल्कीन है और उस पर हम HBr का योग करवा रहे हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड होना चाहिए, तो ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में हम योग करवा रहे हैं, तो इस समय एंटी मार्कोनिकोव नियम लागू होगा। मार्कोनिकोव नियम के विपरीत HBr का योग होता है। मार्कोनिकोव के नियमानुसार देखें तो हाइड्रोजन अधिक वाले कार्बन पे आना चाहिए, ब्रोमीन कम वाले पे आना चाहिए मार्कोनिकोव नियमानुसार, लेकिन उसके विपरीत हो जाएगा। हैलोजन है वो उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर आएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और हाइड्रोजन है या धनात्मक भाग है वो उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर आएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इसका जो उत्पाद बनने वाला है वो उत्पाद इस प्रकार से बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br, यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन ये वाला उत्पाद यहाँ पर बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब अपने से कोई पूछे कि प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाएंगे, तो ये एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार HBr की उपस्थिति में HBr का योग कराएंगे पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन अपने पास आ जाएगा। और यदि प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना हो तो हम बिना पेरोक्साइड के HBr का योग करा देंगे, तो सिंपल मार्कोनिकोव नियमानुसार उत्पाद बन जाएगा। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है कि HBr के साथ ये जो मार्कोनिकोव नियम प्रति मार्कोनिकोव नियम लागू हो रहा है वो पेरोक्साइड प्रभाव HBr के साथ ही लागू होता है। HF HCl इनके साथ में ये लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पेरोक्साइड प्रभाव केवल HBr के साथ ही क्यों प्रदर्शित होता है? तो यहाँ इसका आंसर हम देखेंगे। HF व HCl में फ्लोरीन व क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इनका समास विदलन नहीं हो पाता है, जबकि विस्मास विदलन द्वारा आयन आसानी से बनते हैं। HI में समास विदलन तो हो जाता है, परंतु आयोडीन मुक्त मूलक का बड़ा आकार होने के कारण यह असममित एल्कीन पर आक्रमण करने की बजाय आयोडीन के अणु का बना लेता है, आयोडीन का अणु बना लेता है। इस प्रकार पेरोक्साइड प्रभाव केवल HBr के साथ प्रदर्शित होता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या बताया, देखो इसके अंदर अपने को समझना है कि जैसे HF है, HCl है, HBr है और HI है, इनमें पेरोक्साइड प्रभाव केवल अपने HBr के साथ ही लागू होता है, इनके साथ में लागू नहीं होता, इसके साथ में भी लागू नहीं होता। तो देखते हैं इसका रीज़न क्या है। HF और HCl में फ्लोरीन व क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, फ्लोरीन की क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आयनिक विदलन हो जाएगा, ऐसे आयन बन जाएंगे, इस प्रकार के आयन बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर समास विदलन नहीं होगा, समापकटनी विदलन नहीं होगा, यानी मुक्त मूलक नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर समअपघटनी विदलन हो जाता है, आयोडीन का मुक्त मूलक तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन आयोडीन का जो मुक्त मूलक है वो साइज में बड़ा होता है,
तो बड़ी साइज़ का होने के कारण ये असममित एल्कीन पर आक्रमण करने की बजाय ये दूसरे आयोडीन मुक्त मूलक से क्रिया करके आयोडीन का अणु बना लेता है। अब रहा ये HBr से Br का मुक्त मूलक भी आ जाएगा, Br का मुक्त मूलक भी आ जाएगा, और ये Br का मुक्त मूलक है, ये असममित एल्कीन पर आक्रमण भी कर देगा। तो हम पेरोक्साइड प्रभाव में मुक्त मूलक बनते हैं। तो यहाँ पर मुक्त मूलक बन भी रहा है और असममित एल्कीन पर आक्रमण भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि HBr की उपस्थिति में ही पेरोक्साइड प्रभाव प्रदर्शित होता है, जिसको अपने इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है कि फ्लोरीन व क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इनसे मुक्त मूलक नहीं बन पाएंगे, आयन तो आसानी से बन जाएंगे, लेकिन HI के अंदर आयोडीन का मुक्त मूलक भी बन जाएगा, लेकिन आयोडीन के मुक्त मूलक का साइज़ बड़ा होने के कारण ये असममित एल्कीन पर आक्रमण करने के बजाय आयोडीन के दूसरे मुक्त मूलक से क्रिया करके और यहाँ पर आयोडीन का अणु बना लेता है। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि पेरोक्साइड प्रभाव जो है वो HBr के साथ ही प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट, एल्कीन पर हैलोजन के संयोजन से। तो एल्कीन पर जब हैलोजन का संयोजन कराते हैं तो यहाँ देखो, जैसे मान लो ये कोई भी एल्कीन है, इस एल्कीन पर हम हैलोजन का संयोजन करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर Br2 का संयोजन करा रहे हैं जो CCl4 में घुली हुई है। तो जब हम किसी एल्कीन पर ब्रोमीन का योग करवा रहे हैं जो CCl4 में घुली हुई है, तो यहाँ पर पाई बंध तो हट जाएगा और यहाँ पर ये वाला उत्पाद बन जाएगा, विस डाई ब्रोमाइड बन जाएगा। विस डाई ब्रोमाइड बन गया। IUPAC नाम बोलें तो 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, ये वाला उत्पाद यहाँ पर बन गया। अब ये विस डाई ब्रोमाइड या इसको सनिधि डाई हैलाइड भी बोलते हैं। अब जैसे ये उत्पाद बना तो इस अभिक्रिया का एक खास इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे ये उत्पाद बनेगा तो ये उत्पाद होता है रंगहीन, ये रंगहीन उत्पाद होता है। तो जैसे ये उत्पाद बना तो ब्रोमीन का जो लाल नारंगी रंग होता है वो गायब हो जाता है और इससे हमें द्विबंध की या पाई बंध की या असंतृप्तता की पहचान हो सकती है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग प्रयोगशाला में असंतृप्तता की पहचान करने में भी किया जाता है। तो देखो, जब CCl4 में घुली हुई ब्रोमीन की अभिक्रिया एल्कीन से करवाई जाती है तो विस डाई ब्रोमाइड, सनिधि डाई ब्रोमाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया में ब्रोमीन का लाल या लाल नारंगी रंग गायब हो जाता है क्योंकि विस डाई ब्रोमाइड रंगहीन होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग असंतृप्तता की पहचान करने में किया जाता है। तो इस अभिक्रिया की ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें हम असंतृप्तता की पहचान इस अभिक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सनिध डाइब्रोमाइड या विस डाइब्रोमाइड बनाने की ये विधि है। तो आज की इस क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड का निर्माण पढ़ा, जिसके अंदर सबसे पहले एल्केन का हैलोजनीकरण है, एल्केन का क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण करवाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एल्किल हैलाइड के निर्माण हो जाता है। दूसरी विधि में हमने पढ़ा एल्कीन पर HX का योग। तो अगर हम HX का योग कराते हैं तो असममित एल्कीन लेंगे तो मार्कोनिकोव नियमानुसार योग हो जाएगा, और अपने पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग कराएंगे तो मार्कोनिकोव नियम के विपरीत योग हो जाएगा। और तीसरी विधि हमने पढ़ी एल्कीन पर हैलोजन के संयोजन से। तो एल्कीन पर जब हैलोजन का संयोजन कराते हैं तो विस डाइब्रोमाइड का निर्माण होता है या विस डाइहैलाइड का निर्माण होता है। अगर हम ब्रोमीन का योग करा दें जो कि CCl4 में घुली हुई है तो ब्रोमीन का लाल रंग गायब हो जाएगा और इससे हमें असंतृप्तता का पता लग जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में शेष विधियों का अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।